जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो पर आज हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और जम्मू कश्मीर में पहला सदर जो है वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन इस बार सदर पर कोई भी खास बातचीत जो है वो जम्मू के खिते के हवाले से बात करें या कश्मीर खिते के हवाले से बात करें तो वहां पर नहीं हुई है। लेकिन इस बार खास बातचीत जो है वो जम्मू कश्मीर में रेजोल्यूशन को लेकर जो है वो रही है। प्रतिक्रिया जानेंगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जिला महासचिव कठुआ से अर्जुन सिंह जी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने कीमती समय निकालने के लिए। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को आप? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर के जो हालात अब बन रहे हैं, आपको पता है कि 10 साल के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, तो लोगों को एक पॉलिटिकली जमात चाहिए थी, एक अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार चाहिए थी, जिसका लोग पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मैंडेट चाहे जिस पार्टी को भी मिला हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट बनाई, भाजपा वाले अपोजिशन में हैं, तो हम स्वागत करते हैं उनका। जिन्होंने सरकार बनाई उनको बधाई, जो नहीं बना सके उनको भी बधाई, और जिन्होंने हमारी पार्टी को भी वोट दिया उनको भी बधाई। तो जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आप मीडिया वाले ये सब जानते हैं, मीडिया के माध्यम से ये पता है आपको कि क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त परिस्थितियां बन रही हैं। कोई 370 की बात नहीं हो रही है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां गुमराह कर रही हैं कि हाँ 370 को तोड़ने की बात हो रही है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वहाँ अपने लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ़ कि हम 370 वापस लाएंगे। ये मीडिया और लोग और जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि 370 अब गुजरा हुआ कल है, क्योंकि जिस पार्टी के पास 400 के करीब एमपी होगा और वो भी सेंटर में, वो 370 की बात कर सकता है कि इसको बहाल करना है या नहीं करना। लेकिन वो लोग रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों की नौकरियां जो है वो सेफ होनी चाहिए, उन्हें अपने लैंड राइट्स जो है वो मिलने चाहिए? क्योंकि कहीं भी 370 का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। लेकिन हम हंगामा भी देख रहे हैं कि बीजेपी की जहां पर सिटिंग एमएलएस हैं वहां पर भी हमें असेंबली में भी हंगामा देखने को मिला, हमने कठुआ में भी हंगामा देखने को मिला। लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कहते हैं कि जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है यहाँ पर जो है वो टैक्स हटाया है, हम 370 की बात करते हैं। तो इस समय जो है किस तरह का सिनेरियो देखते हैं आप कि रेजोल्यूशन क्या लाना चाहिए? क्योंकि इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी है, युवा जो है ख़ास तौर पर इस समय जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें अपने लैंड राइट्स मिलें और लोगों की जो नौकरी है वो सेफ होनी चाहिए। देखो, जब तक आप जमहूरियत कोई बनेगी नहीं हाँ। तो लोगों को वो राइट नहीं मिलेंगे। ये बात सच है। जेएनसी का जो मुद्दा है लोगों के प्रति, कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई है, लोगों के वोट, उनको मैंडेट अच्छा मिला है, और काफ़ी तादाद में आपको पता है 41-42 सीटें उनको आई हैं इस इलेक्शन में। तो ये जो बात कर रहे हैं कि लोगों की लैंड की या नौकरियों की, ये बात अच्छी है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो लोगों को सरकारी नौकरी पिछले कई वर्षों से काफ़ी बच्चों ने बीएड कर रखी है, जिनको कि टीचरों की पोस्टें नहीं निकली, तो अब वो ओवर एज हो गए हैं, उनको एज की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप पोस्टें नहीं निकालेंगे, उन लोगों की उम्र तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। तो वो बात अच्छी है। लेकिन जहां बात आती है स्पेशल स्टेटस की, स्पेशल स्टेटस की बात आपको मैं बता दूं भैया मेरे, स्पेशल स्टेटस जब तब था यहाँ जब तहाँ 370 थी। ऐसे तो अगर स्पेशल स्टेटस की बात आ जाए, आज जम्मू कश्मीर मांग रहा है, कल पंजाब भी मांगेगा कि स्पेशल स्टेटस हमें दो। वो यहाँ तब था क्योंकि यहाँ 370 थी, यहाँ की 370 लगाई गई थी, इसलिए स्पेशल स्टेटस था। तो हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस लेकिन नहीं दे लोग ये भी सकती। कहते हैं कि जब जब सेंटर में जब बीजेपी ने अलायंस किया है अपने जो साथी गठबंधनों के साथ, चाहे हम बात कर लें नीतीश कुमार की बात कर लें, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, तो जब उन्होंने अलायंस किया तो उन्होंने मुख्य तौर पर जो है अपनी स्टेट्स के लिए जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग की है और आने वाले दिनों में शायद उन लोगों को मिलेगा भी। लेकिन हम लोगों के पास स्पेशल स्टेटस था और हम लोगों से वो स्पेशल स्टेटस छीना गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर रोष है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब बीजेपी के पास मेजोरिटी थी सेंटर में तो उन्होंने 370 को हटाया,
रेजोल्यूशन उन्होंने जो है वापस लिया, लेकिन आज की असेंबली में जो है, जहां पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूरी बहुमत है, तो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है, तो उसमें गलत है क्या? मैं ये समझना नहीं, चाहूंगा आपसे। उसमें गलत नहीं है कुछ। स्पेशल स्टेटस जो होता है, वो जो जिसकी जम्मू कश्मीर में पहले भी था वो, हम्म, तो 370 के बाद वो खत्म हुआ। हम्म, तो स्पेशल स्टेटस का फायदा भी कश्मीर वालों ने उठाया है। जम्मू को तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन अगर लगाते भी हैं तो वो बिना सेंटर की हिमायत से लग नहीं सकता। ये तो बात पक्की है ना। उमर अब्दुल्ला अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कानून को लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ एलजी साहब बैठे हैं, तो सब कुछ उनके अंडर है। तो जब तक यहाँ पे, पहले तो इन्होंने बात करनी चाहिए, मेन प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए, होम मिनिस्टर से आग्रह करना चाहिए, पहले यहाँ से स्टेट बनाए। पहले स्टेटहुड की डिमांड रखनी चाहिए थी, जो कि माननीय आजाद साहब ने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। तो स्टेटहुड मिलेगा तो आप यहाँ पे 370 की बजाय कोई और कानून लगा दो, जहाँ पे लोगों के हक हुकूक, लोगों की नौकरियां सुरक्षित हों। पहले तो स्टेट बनेगी ना, तो पहले कैसे आप स्टेटस की बात करने लगे? पहले स्टेट का बनाए, पहले सेंटर की मदद लेके, कि हमारे लोगों की स्टेट थी, और लद्दाख भी हमारे बीच था, उस वक्त ये स्टेट थी, पहले ये मुल्क था, उसके बाद ये स्टेट हुई। तो अब तो इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। चलो मौजूदा हालात जो भी थे, सेंटर ने रीजन दिया, यहाँ उग्रवाद था, स्टोन पेल्टिंग थी, तो चलो वो कम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक जम्मू कश्मीर को अब ज़रूरत है एक पूर्ण राज्य की। तो मैं आग्रह करूंगा बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से कि दूसरे राग अलाप को छोड़ के स्टेट की बात करें, कि यहाँ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के पास पावर होगी। माननीय मुख्यमंत्री साहब लोगों की उम्मीदें जो हैं, जिन उम्मीदों को लेके वो आए हैं, लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं, वो शायद उनके वादे पूरे करें। अच्छा, डीपीएपी के पास शायद मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये सवाल रहेगा बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी जो है मेरे को लगता है कि 10 सालों के बाद अब सड़कों पर आई है। हमने उस दिन देखा कि कठुआ में उन्होंने प्रदर्शन किया है, उन्होंने ये कहा है कि 370 का जो राग अपना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो संविधान के जो है वो विरुद्ध है, ये पार्लियामेंट की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट की जो है उसके वर्डिक्ट की जो है वो उल्लंघना है। तो किस तरह से देखते हैं कि 10 सालों से बीजेपी जो है वो सड़कों पर नहीं आई थी, लेकिन एकदम से अभी, क्योंकि हम पिछले दिन हम देख रहे हैं कि इस समय सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर हैं, उनके उनको लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर डीपीएपी के लिए हमेशा से बीजेपी का रहा है? क्या कहेंगे कि इस समय जो बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि बाकियों के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा रहा? सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की, हमारे लीडर जो हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने आज तक किसी के बारे में भला बुरा कभी कहा नहीं। तो कई पार्टियां जैसे कांग्रेस हो गई, वो हमेशा ही आजाद साहब पे टैग लगाती हैं, या दूसरी पार्टियां जो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो हम इलेक्शन पे उतरते ही नहीं। हमारी पार्टी की भी हार हुई है, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी हारी है। हमारे कैंडिडेट भी 30-32 के करीब कैंडिडेट खड़े थे, कोई जीता नहीं। चलो हार जीत बनी हुई है, लोगों का वर्डिक्ट है, लोग किसको चाहते हैं, लोग नहीं चाहते, ये लोग राज है, लोगों का इसमें अपना रोल है। दूसरी बात रही कि सॉफ्ट कॉर्नर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जब लोगों की ज़मीनों की बात छीनी थी, जब लोगों के ज़मीनों के वो थे, मसले थे, तो उसमें सबसे पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने जो बुलडोजर की कार्रवाई रोकी थी, कोई भी पार्टी उस वक्त बाहर नहीं आई थी। आजाद साहब के इनिशिएटिव से ये बंद हुआ था। रोशनी एक्ट की जो जमीनें थी, रेजोल्यूशन के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, हम रेजोल्यूशन के साथ हैं, पर रेजोल्यूशन तब लाएं जब रेजोल्यूशन मंजूर हो। अभी आपके पास रेजोल्यूशन लाने की पावर है। देखो, एक कागज पे लिख देना, साइन कर देना, क्या उससे कानून बनेगा? कानून तभी बनेगा जब आपके पास पावर होगी। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप लोग कोई सरपंच चुनते हैं, नायब सरपंच चुनते हैं। जब एक पंचायत की बन जाती है गांव में, तो वहां पे नायब सरपंच चुना जाता है। तो रेजोल्यूशन पास किया जाए, जिस साइड 5 मेंबर हो, तो 4 रह जाए तो 5 वाला जीत जाता है, 4 वाला हार जाता है। और रेजोल्यूशन का मतलब है कि इसको जिता दो। तो अगर आपके पास बहुमत ही नहीं है, मतलब स्टेट में बहुमत है लेकिन यूटी है, इस बात को ध्यान रखें कि यूटी है। पहले यूटी को कन्वर्ट करवाएं स्टेट में, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला को रेजोल्यूशन पर डालने की क्या जरूरत है? अपनी मर्जी से कोई कानून लगा सकते हैं यहाँ। 370 की जगह 371 लगा दे। इसी सॉफ्ट कॉर्नर के चलते लोग अब ये भी कह रहे हैं कि डीपीएपी का आने वाले समय में बीजेपी में विलय हो जाएगा। मेरे को जिस तरह से आपकी जो बोलबानी लग रही है कि लगता है कि ये सच भी होने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसा मेरे अभी मामला ऐसा कोई संज्ञान में आया नहीं है। माननीय आजाद साहब से मेरी मुलाकात हुई भी है, अभी पिछले दिनों वो जम्मू में आए थे, अभी वो श्रीनगर में है। 27 को फिर से हमारी बात होगी।
लेकिन ऐसा वैसा कोई अभी बना नहीं है सिनेरियो, पर मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन में जाएंगे। मैं ऐसा वैसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये कि अभी तक तो हमारी पार्टी का स्टैंड है, अभी तक तो हम डीपीएपी में हैं, तो डीपीए में चलते आ रहे हैं। अभी मैं महासचिव के पद पे हूँ, तो अभी हूँ। तो जब कोई पार्टी का सिनेरियो बनता है तो उसमें पीछे बड़ी बातें होती हैं अच्छा, लोगों से। कांग्रेस के आप पुराने साथी भी रह चुके हैं, कांग्रेस को लेकर भी एक सवाल रहेगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने गठबंधन में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इस समय जो है कांग्रेस जो है, मैं कठुआ की बात करूंगा मुख्य तौर पर, तो कठुआ की राजनीति से भी वो बाहर हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस है कहाँ? मैंने आपको एक इंटरव्यू में पुराने पहले साथी हैं आप उनके। नहीं, मेरा पुराना साथी होने का फायदा क्या है? कांग्रेस में रहने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि जिनके पास नेता विहीन पार्टी हो ना, तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई भी छोटा लीडर वहां काम नहीं कर सकता। कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई, जो दो दो बार एमपी भी रहे थे उन्होंने भी आधे से कम वोट लिए हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं उनकी इतनी बुरी हालत हुई है इलेक्शन में कि वो मुझे नहीं लगता कि अब उन्होंने कोई इलेक्शन आगे लड़ना चाहिए। बचा क्या? एमपी आप हार गए हो, एमएलए आप हार गए हो, अब बचा क्या है? डीडीसी भी आप हार गए हो, पंचायतें बची हैं या म्यूनसिपलें बची हैं, वहां लड़ लो। क्योंकि लोग नहीं पसंद करते तो आप छोड़ दो। कितनी बार लोग बार बार रिपीट करेंगे कि हाँ वही वही नेता, आ जाके वही नए चेहरे कोई लाएं, कोई अच्छे लीडर लाएं जिनको मौका दें। इतने युवा नेता हैं कठुआ में बोलने वाले। आए दिन मैंने देखा कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्मार्ट मीटर पे कर रहे थे, कुछ लोग सड़कों के गड्ढे के बारे में। इतनी युवा क्रीम है, वो पार्टी में शामिल करें, कांग्रेस में शामिल कर लें, बीजेपी में शामिल कर लें। वही पुराना घिसा हुआ वो नहीं चलता। अब नया जमाना है, फेसबुक का जमाना है। ये थोड़ी है कि एक गांव में एक एसटीडी लगी हुई है तो वहां पे सारे गांव के फोन आ रहे हैं और वो बंदा किसी के घर में स्नेह देके जा रहा है कि हाँ जी आपका फोन आया था। आजकल हर बच्चे बच्चे के पास फोन है। जागरूक लोग हैं, लोगों को पता कि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है। जब बीजेपी वाले आप कह रहे हैं सड़कों पर उतरे, बीजेपी वाले आप सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने भी वोट लिए हैं, ड्रामा तो करना पड़ेगा। जम्मू में 370 की बात हुई नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के 370 की बात बना दी कि हाँ जी 370 के बाद संविधान खतरे में। चलो उनका अपना मैटर। अच्छा, आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह जी हमें कहां पर दिखेंगे? क्योंकि हमने ये क्यास लगाए थे कि विधानसभा चुनावों में आप उतरेंगे, लेकिन आप वहां पर नहीं उतरे। अब आने वाले दिनों में शायद वो सरपंच के इलेक्शन जो है वो आएंगे। क्या अर्जुन सिंह जो है यहाँ से गोविंद सर से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हमें दिखेंगे आने वाले दिनों में? देखो, विधानसभा चुनाव तो इसलिए नहीं मैंने लड़ा था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी। रिजर्व में हम कहाँ लड़ सकते थे? अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लड़ते तो 1000 वोट भी नहीं पड़नी थी। और जो लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं उनका बुरा हाल होता है क्योंकि वहां पे ग्राउंड नहीं होती उनकी। तो जब कठुआ में रिजर्व हटेगा तो हम लड़ेंगे इलेक्शन, कोई ऐसी बात नहीं क्या है। सरपंच के तौर पर और दूसरी बात जहाँ रही गांव की, हमारे मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे घर पे आप बैठे हो, तो ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। मेरे फादर साहब सरपंच रहे हैं, यहाँ सिटिंग सरपंच हैं वहाँ। तो अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई, तो बाकी उनका कामकाज भी कुछ हमारे हमने ही देखा तकरीबन। तो आने वाले दिनों में अगर लोग चाहेंगे, मतलब इलेक्शन कोई अपनी मर्जी से नहीं लड़ा जाता। आप इस बात को भली भांति जानते हो कि सभी घर पे सरपंच बन जाते हैं। 500 रुपए का फार्म है, कोई भी इंसान भर सकता है। जिसको 5 वोट हैं, जिसको 10 हैं, जिसको एक मोहल्ला दे रहा है, वो भी सरपंच बन जाएगा। लेकिन सरपंच वही जीतेगा जिसके साथ सभी लोग हैं। तो अभी तक तो लोगों का प्यार भरपूर है हमारे साथ, लोगों का समर्थन भरपूर है और दिन रात हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जब से मेरे फादर साहब गए हैं, मैंने दिन रात नहीं देखा, अपने गांव वालों की मदद करने में, सेवा करने में हरदम उनके लिए तैयार है। अगर कहेंगे गांव वाले, लोग कहेंगे, माता बहनें कहेंगी, हमारे बुजुर्ग कहेंगे, नौजवान खासकर जिनकी कोई बात नहीं करता, तो नौजवान कहेंगे तो मैं जरूर इस इलेक्शन में उतरूंगा। और जो मुद्दे हैं यहाँ पिछले 30-35 साल से आप देख रहे हो कि गोविंदसर में बहुत मुद्दे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है बड़ा भली भांति। मेरे फादर साहब जब सरपंच बने तो आपको पता है कि उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना से, महामारी से 2 साल पंचायतें एक किस्म की डिजॉल्व भी रही, कोई काम हुआ नहीं। और जब कोरोना गया तो अभी साल भी नहीं हुआ था मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। तो उनके जो डेवलपमेंट के जो काम जो उन्होंने करवाए हैं वही यहाँ रुके हुए हैं। उसके बाद जो जिनको अख्तियार दिए गए या कुछ सरकारी जो मुलाजमों के पास थे, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं यहाँ करवाई। तो मैं उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और कुछ नए प्रोजेक्ट भी हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि सरपंच को पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरत है।
तो उसके पास विजन होना चाहिए, काम करने का तजर्बा होना चाहिए, बाखवी होनी चाहिए। और बाकी आपको पता है कि हमारा लेवल बड़ा कई नेताओं के साथ, अफसरों के साथ हमारा तालमेल अच्छा है। तो अगर लोग हमें सरपंच बनाते हैं या चुनते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का, और गोबिंदसर में वैसी डेवलपमेंट करवाऊंगा कि गोबिंदसर को नंबर 1 गांव बना के ही छोड़ूंगा। ये अच्छा, बात। अर्जुन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से कुछ ऑपोजिशन के लोग हमेशा से रहते हैं, चाहे पंचायत की बात कर लें, चाहे वो हम म्यूनसिपैलिटीज की बात कर लें, हमेशा से ऑपोजिशन में लोग रहते हैं। आप इस समय जिस तरह से अभी टीए की भर्ती चल रही थी, कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आप स्टैंप का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को जो है वो स्टैंप लगा के दे रहे हैं, जाके जबकि आप यहाँ पर सिटिंग सरपंच नहीं है। काफी ज्यादा लोगों ने इसको विद्रोह भी किया। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, वो बात हम भी सोचते हैं उस बात को, पर मुझे एक बात बताइए कि ऑफिशियली कोई आदमी यहाँ है नहीं, हाँ। पंचायतें डिसॉल्व है। मेरे फादर साहब सरपंच थे, कईयों ने हमें आग्रह किया, हमने पूछा पहले ब्लॉक से, सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, मैंने कहा लोग खज्जल हो रहे हैं। उनके फादर साहब बीमार थे, सेक्रेटरी साहब के, वो थोड़ा अपने व्यस्त थे शेड्यूल में, तो वो यहाँ आ नहीं सकते थे। अब सेक्रेटरी को 20-25 गाँव होते हैं, 15-20 गाँव का एक सेक्रेटरी होता है, तो वो एक गोबिंदसर में थोड़ी बैठेगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? जिसकी कल भर्ती है उन्होंने कहाँ जाना है? तो हमने उनको पूछ के तो एक आधी स्टंप कोई किसी को लगा के दे दी, किसी बच्चे को हमने खज्जल नहीं होने दिया। और जो हमारी एक्स नायब सरपंच थी, वो भी कहीं शादी में कहीं व्यस्त थी, नहीं तो बेचारे हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप उनसे स्टंप लगा लो, हमारी नायब सरपंच लगा देंगी, और वो लगाते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने मामला उठाना है, जिनको हमसे डर है, जो हमसे डरते हैं, वो सामने नहीं आते। इलेक्शन में सामने आए, अभी सरपंच का इलेक्शन है, अगर आए सामने, इलेक्शन लड़े, जीते, हमें हराएं, बताएं कि लोग इनके साथ हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं या उनका कर रहे हैं, ये तो पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी। अब जो 20 साल पहले सरपंच बना होगा, जब 25 साल पहले या 40 साल पहले, वो कहेगा नहीं जी हमारी मोहर चलेगी, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। जो सिटिंग सरपंच होता है, स्टंप उसी की चलती है। अब शहर में म्यूनसिपल में एक अथॉरिटी होती है, म्यूनसिपल में लोग जाते हैं, चेयरमैन नहीं है तो डिसॉल्व है वहाँ पे। हमारे यहाँ गांव में क्या अथॉरिटी है? अब बीडीओ तो हर गांव की स्टंप नहीं लगा सकता। सेक्रेटरी को अगर जिम्मेवारी सौंपी है तो पर्सनल दिक्कतें सभी को आती हैं। हमने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे नहीं साइन किए, हमने किसी भी आज तक कोई डेवलपमेंट का कोई काम हो, जहाँ डेवलपमेंट का कोई मुद्दा हो, मैंने वहाँ पर उद्घाटन भी नहीं किया आज तक। तो वो तो नायब सरपंच हमारा कर रहे हैं, जिसने किया है, जहाँ मेरे फादर साहब करते थे। और बेसिकली जो पंचायत ऑफिस है, मुझे बड़ी बार वहाँ बुलाया गया, बीडीओ साहब ने भी 2-3 बार बुलाया। मैं कभी भी उनके अपने फादर की चेयर पे या दूसरी चेयर पे भी मैं पंचायत की नहीं बैठा। मैंने कहा जब लोग हमें चुनेंगे फिर बैठेंगे। बाकी रही बात, ये छोटी मोटी बातें होती हैं। ये मुद्दा जुड़ा था लोगों की भर्ती का, तो ठीक है, अगर लोग नहीं चाहते नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, आगे से वो कहीं और से लगाए, खज्जल हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है। अब किसी को किराया खर्च करके 5-10 दिन वेट करना पड़े, तो यहाँ तो फिर बीडीओ ऑफिस वाले को अथॉरिटी रखे हैं, सेक्रेटरी यहाँ पे बैठे हैं, रोज टाइमिंग रखें कि हफ्ते में 3 दिन की टाइमिंग रखें कि हमने 10 बजे बैठना है, 12 बजे तक हमसे स्टंप लगा के चले जाए। तो ये बात तो उन्होंने बीडीओ साहब को बतानी चाहिए ना। तो इसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं। या तो हमने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन कर दी हो, कोई ग्रांटें ले ली हो, या दे दी हो किसी को, वैसे कुछ है नहीं। ये तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। कई एक्सेस सरपंच भी लगाते हैं, हमने कभी किसी का विरोध किया नहीं, ये बातें नहीं होती। चलो किसी का भला ही किया, अगर एक्सेस सरपंच भी लगा रहा है वो भी अच्छा ही कर रहा है, वो भी अच्छा ही कर रहा है, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो 20 साल पुराना है। अगर वो लगा के दे देता है तो एक बच्चा किसी का भर्ती हो जाए तो चलो अच्छी बात है ना, उसको शीशे ही देगा वो कि हाँ कि हमारा बच्चा यार भर्ती हो गया है, क्या उसमें। क्योंकि सरपंच की है पावर कितनी आपको पता है। ये तो चीफ मिनिस्टर की पावर नहीं है, तो सरपंचों को कौन पूछ रहा है, ये आपको भी पता है। यूटी में चीफ मिनिस्टर इस वक्त 0 होके बैठा है, वो भी बिना प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के चक्कर में ही ये है वो है। तो आप सब जानते हो मीडिया वाले कि छोटी छोटी बातें होती हैं। बाकी रही बात इलेक्शन की, पहले तो विधानसभा का तो हो गया, तो पंचायत का इलेक्शन हम लड़ेंगे। अगर गोबिंदसर ओपन रहा, अगर गोबिंदसर ओपन रहा तो मैं खुद लड़ूंगा। अगर गोबिंदसर रिजर्व रहा तो तब भी मैं अपना सरपंच बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ 100%। और चाहे वो एससी रिजर्व हो तब भी एससी जो होगा हमारा होगा, अगर लेडीज रिजर्व होगा तब भी लेडीज हमारी तरफ से उतरेगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैदान नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, देखिए ये मेरे मैदान छोड़ना तो तब है जब लोग हमें कहें कि आपको हम नहीं चाहते। अगर लोग मुझे कहें कि नहीं चाहते तो हमने मैदान छोड़ रखा है। अब लोग तैयार हैं, लोग कह रहे हैं कि हम आपको जिताएंगे, आप एक बार तैयार हो, तो अगर लोग साथ हैं तो फिर मैदान क्यों छोड़ना। मैदान तो वो छोड़े जिनके पास लोग ही नहीं है। तो जब लोग हैं, बाकी इलेक्शन में देखेंगे, पता लग जाएगा आपको भी
कि किसी के कौन आपको मिठाई खिलाता है सबसे पहले, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। चलिए, इस खास बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कठुआ से जिला महासचिव अर्जुन सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर खास बातचीत की है, जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि वो आने वाले दिनों में सरपंच के तौर पर जहां से विंसर में चुनाव जो है वो लड़ेंगे। अभी देखना ये बाकी रहेगा कि यहाँ पर क्या सीट ओपन रहती है, रिजर्व रहती है, किस तरह का माहौल बनता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अपने विरोधी दलों से कि वो जो है वो तैयार रहें और मैदान में उन लोगों को जो है वो देखा जाएगा। काफ़ी अच्छी बातचीत जो है इनके साथ रही है हमारी, और हमेशा से जो है जहाँ पर दबदबा रखते हैं और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से स्ट्रांग भी है। और आने वाले ये दिनों में देखना होगा कि किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है आगे रहता है, क्योंकि वो आगे अभी सरपंच के तौर पर जो है वो चुनाव भी लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत पर जो है हमेशा से खास नज़र जो है वो रखते हैं। और अर्जुन जी, शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद।